हे एवरीवन, सो रोग निदान इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अष्टविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपको पूरी तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि पूरा अष्टविध परीक्षा को एक्सप्लेन करें, या फिर किसी एक या दो परीक्षा को रख के नाड़ी परीक्षा को एक्सप्लेन करें, मूत्र परीक्षा को एक्सप्लेन करें। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है इस पर। ठीक है, तो नाड़ी परीक्षा अष्टविध परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ किया गया है? योग रत्नाकर में। ठीक है, अष्टविध परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन योग रत्नाकर में किया गया है। ठीक है, ये श्लोक है अष्टविध परीक्षा का। ये अगर आप याद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपके 8 परीक्षा के नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसको। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानं नाष्टो निरीक्षयेत् नाड़ी मूत्रम मलम जीवाम शब्दम स्पर्श दृगाकृति। रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानं नाष्टो निरीक्षयेत् नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्दम स्पर्श दृगाकृति। ठीक है, अर्थात मतलब क्या है इस श्लोक का? इसके अंतर्गत, इसके मतलब अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत शरीर के 8 अंगों में व्याधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट भावों को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ है ना स्थान नाष्टो निरीक्षित। ठीक है, तो व्याधि के परिणाम स्वरूप जो उत्पन्न विशिष्ट भाव होते हैं उनको देखा जाता है। कहाँ पर? शरीर के 8 अंगों में। इसी आधार पर व्याधि विनिश्चय किया जाता है। ठीक है, तो 8 अंगों में हम उसके उत्पन्न विशिष्ट भावों को देखते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम व्याधि का विनिश्चय करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके नाम। सबसे पहली है हमारी नाड़ी परीक्षा, दूसरी है मूत्र परीक्षा, थर्ड है मल परीक्षा, फोर्थ है जीवा परीक्षा, फिफ्थ है शब्द परीक्षा, सिक्स्थ है स्पर्श परीक्षा, सेवेंथ है हमारी नेत्र परीक्षा और एट्थ है आकृति परीक्षा। ठीक है, अष्ट स्थान परीक्षा का ज्ञान अरिष्ट विज्ञान एवं स्वास्थ्य परीक्षा में अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे अष्ट स्थान या अष्टविध परीक्षा है इसका ज्ञान अत्यंत उपयोगी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ आया है? शारंतर में। ठीक है, अष्टविध परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन आया है योग रत्नाकर में और नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन आया है शारंतर संहिता में। ठीक है, तो देखते हैं। नाड़ी परीक्षा का विस्तृत वर्णन योग रत्नाकर ग्रंथ के साथ साथ शारंतर संहिता में मिलता है। ठीक है, योग रत्नाकर में भी वर्णन है लेकिन सर्वप्रथम वर्णन शारंतर में है। शारंतर संहिता में नाड़ी को स्पष्ट करते हुए बताया है। ठीक है, अब नाड़ी में हम कौन सी नाड़ी की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। शारंतर संहिता में नाड़ी को स्पष्ट करते हुए बताया है कि हाथ के अंगुष्ठ के मूल में जो धमनी होती है वह जीव साक्षिणी है तथा इसकी चेष्टा से जीवन में सुख दुख का ज्ञान किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा जो हाथ है उसका जो अंगूठा है, ठीक है, हाथ के अंगुष्ठ, तो अंगूठे के मूल में यानी अंगूठे के रूट पे जो धमनी होती है, ठीक है, अंगूठा ये देखिए, ये जैसे हमारा अंगूठा है, ठीक है, तो इसके मूल में जो धमनी होती है, ठीक है, वो क्या है? जीव साक्षिणी है और उसी नाड़ी की परीक्षा हम करते हैं नाड़ी परीक्षा में। ठीक है, जीव साक्षिणी उसका नाम है। ठीक है, अब देखिए नाड़ी परीक्षा से पूर्व आवश्यक सावधानियाँ, मतलब नाड़ी परीक्षा से पहले हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है, तो नाड़ी परीक्षा का सर्वोत्तम काल प्रातः काल है। बेस्ट टाइम क्या है नाड़ी परीक्षा का? प्रातः काल, जब रोगी शौच आदि कार्य से निवृत्त हो चुका हो, फ्रेश हो चुका हो तथा उसने भोजन ग्रहण नहीं किया हो। ठीक है, मल का त्याग कर चुका हो और भोजन ग्रहण नहीं किया हो। ठीक है, नाड़ी परीक्षा का ज्ञान अनुभव, सतत अभ्यास, तपस्या एवं अनुपान पर आधारित होता है। ठीक है, तो जो नाड़ी परीक्षा का ज्ञान है उसके लिए हमें बहुत अनुभव, सतत अभ्यास मतलब बहुत प्रैक्टिस और बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है काल वाला, एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्त्रियों के बाएं हाथ की नाड़ी की परीक्षा की जाती है। ठीक है, और पुरुषों के दाएं हाथ की नाड़ी की परीक्षा की जाती है। ठीक है, देन नाड़ी की परीक्षा 3 बार करें, नाड़ी पकड़कर छोड़ते जाएं तथा मन व बुद्धि से पूर्ण विचार करें। कितनी बार हमें परीक्षा करनी होती है? 3 बार। ठीक है, तो हम एक बार करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरी बार करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर तीसरी बार करेंगे, ऐसे करके हमें 3 बार परीक्षा करनी होती है और अपने मन व बुद्धि से पूर्ण मतलब एकदम हमें कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए नाड़ी परीक्षा करते समय। ठीक है, चिकित्सक अपनी तीनों अंगुलियों से नाड़ी पकड़कर क्रम से वात पित्त आदि तीनों दोषों से होने वाले दोष तथा नाड़ी के मंद, मध्य व तीक्ष्ण गति तथा तीनों दोषों वाली गति का लक्ष्य करें। ठीक है, तो कैसे करनी है हमें नाड़ी परीक्षा? ये जो तीनों उंगलियां हैं इन तीनों से हमें नाड़ी पकड़नी है। ठीक है,
तो चिकित्सक को तीनों उंगलियों से नाड़ी पकड़नी है और फिर क्रम से सीक्वेंशली उसको वात पित्तादि तीनों दोषों के गति का लक्ष्य करना है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि तीनों दोषों में कैसी गति होती है, वो आएगा आगे। ठीक है, नाड़ी परीक्षा के अंतर्गत हमें क्या क्या फैक्टर्स पे ध्यान देना है? गति, ठीक है, कि किस रेट से चल रही है, ठीक है, कितनी फास्ट है कितनी स्लो है, ताल यानी रिदम, यति यानी वॉल्यूम, तनाव यानी टेंशन, एवं वेग कितनी फोर्स से चल रही है। इन भावों को हमने देखना है नाड़ी परीक्षा में। ठीक है, अब देखते हैं दोष अनुसार नाड़ी गति। ठीक है, तो अगर वात दोष डोमिनेंट है तो कैसी गति होगी? सर्प, जलौकावत, टेढ़ी मेढ़ी गति। ठीक है, जैसे सांप चलता है ना, और जलौका मतलब लीच, उसके जैसी टेढ़ी मेढ़ी गति होगी हमारे वात डोमिनेंस में। ठीक है, वहीं पे अगर पित्त दोष है तो कैसी गति होगी? कुलिंग, काक, लावक और मंडूकवत चंचल गति। मंडूक मतलब मेंढक, फ्रॉग। ठीक है, तो जैसे फ्रॉग चलता है चंचल गति, उछल उछल कर, वैसी गति होगी पित्त दोष में। ठीक है, अगर कफ दोष है तो हंस, पारावत, कपोत व कुक्कुट की तरह मंद गति। तो हंस, स्वैन जैसे चलता है ना एकदम धीरे 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 धीरे, कफ दोष में वैसी गति होगी। ठीक है, अगर सन्निपातज, ठीक है, यानी तीनों दोष हैं तो कैसी गति होगी? लावा, तीतर के समान, काष्ठकुटर के समान अत्यंत वेगवान व बीच बीच में रुक जाती है। ठीक है, मतलब जो बहुत ज़्यादा वेग से चल रही है, बहुत ज़्यादा फोर्स से चल रही है, लेकिन बीच बीच में रुक जाती है, वो हमारी गति होगी सन्निपातज दोष की। ठीक है, अब देखते हैं इसके अलावा विभिन्न अवस्थाओं में कैसी नाड़ी गति होती है। ये तो हमने दोष के अनुसार पढ़ लिया। ठीक है, अगर किसी को ज्वर है, ठीक है, आपने देखा भी होगा बहुत बार फीवर में हम पल्स जैसे चेक करके देखते हैं तो वो हमें फास्ट चलती हुई फील होती है। ठीक है, तो ज्वर में कैसी गति होती है? उष्ण और वेग वाली। अगर किसी को भय है, डर लग रहा है, तो उसकी नाड़ी गति क्षीण हो जाएगी। भूखे मनुष्य में कैसी होगी? चंचल। अगर क्रोध किसी को आ रहा है तो उसकी वेगवती, ठीक है, गति होगी। अगर मंदाग्नि है किसी को या धातु क्षीण है तो वैसी उसकी मंद गति होगी। ठीक है, अगर भोजन से तृप्त है, बहुत अच्छे से उसने अभी खाना खाया, तो उसकी नाड़ी गति हमें एकदम स्थिर फील होगी। ठीक है, कि बिल्कुल कांस्टेंट सी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दोष वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर नाड़ी परीक्षा वर्जित। वर्जित मतलब नहीं करनी है। किस किस में नहीं करनी है? जिसने तेल मर्दन किया हो, ठीक है, ऑयल मसाज जिसने कर रखी हो, जो बिल्कुल अभी अभी नहा के आया हो, तुरंत स्नान किया हो, जो सोकर उठा हो अभी, या जो सोया हुआ हो, जिसने भोजन कर लिया हो, क्योंकि भोजन से तृप्त होगा तो स्थिर हो जाएगी गति, या फिर जो तृष्णा से पीड़ित हो या भूखा हो, भूख प्यास जिसको लगी हो, क्योंकि फिर उसकी गति चंचल ही आएगी। ठीक है, नाड़ी परीक्षा आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं मूत्र परीक्षा। ठीक है, अब मूत्र परीक्षा किन किन रोगों में की जाती है? मूत्रक्रच, अश्मरी, अश्मरी मतलब किडनी स्टोन, प्रमेह, डायबिटीज़, आमवात, रक्तपित्त और पांडु आदि रोगों में हम क्या करते हैं? मूत्र परीक्षा। ठीक है, अब मूत्र परीक्षा से पहले हमें भी कुछ सावधानियां देखनी पड़ेंगी, जैसे हमने नाड़ी परीक्षा में देखी थी, तो वो क्या है? रात्रि के सॉरी रात्रि के अंतिम प्रहर में 4 घड़ी रात्रि शेष रहते हुए रोगी को उठाकर मूत्र कराएं एवं उसकी परीक्षा करें। ठीक है, तो कब करनी है हमें? रात्रि के अंतिम प्रहर में जब 4 घड़ी रात्रि शेष हो, उस टाइम रोगी को उठाना है, मूत्र कराना है और उसकी परीक्षा करनी है। ठीक है, मूत्र को कांच के पात्र में रखें। ठीक है, हमें स्टोर किस में करना है? कांच के पात्र में, तथा सदैव सूर्य उदय होने पर ही परीक्षा करें। ठीक है, परीक्षा कब करनी है? जब सूरज निकल जाए उसके बाद ही। ठीक है, मूत्र की पहली धार को ना रखें, जबकि मध्य धार मूत्र का संग्रहण करें। तो हमें हमेशा मध्य धार मूत्र का संग्रहण करना है। ठीक है, अब देखते हैं दोष अनुसार मूत्र वर्ण। ठीक है, तो अगर वात दोष प्रकोप है तो मूत्र का वर्ण कैसा होगा? पांडु वर्ण। ठीक है, कलर, ठीक है, कलर की यहाँ पे बात हो रही है तो येलोइश या पेल येलो होगा। ठीक है, पांडु वर्ण वात दोष में। पित्त दोष है तो थोड़ा रेडिश, रक्त वर्ण। कफ दोष है तो फेन युक्त, फेन मतलब फ्रोथ, ठीक है, ये झागदार, कफ दोष में फेन युक्त। ठीक है, अब देखते हैं तेल बिंदु परीक्षा। तेल बिंदु परीक्षा हमारी मूत्र परीक्षा के अंदर आती है और तेल बिंदु परीक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो ये हमें कैसे करनी है तेल बिंदु परीक्षा? रोगी के मूत्र की विधि पूर्वक परीक्षा करें। मूत्र पर तेल तृण से उठाकर बिंदु करके, अर्थात तेल की बूंद डालें। ठीक है, तो हमें जो मूत्र हमने स्टोर किया है उसके ऊपर तेल की बूंद डालनी है। वह अत्यंत लाघव होने से यदि मूत्र शीघ्र फैल जाए, ठीक है,
बहुत ही लघु है और वो शीघ्र फैल जाए तो रोगी हमारा कैसा है, साध्य है। अगर देर से फैले, ठीक है, नहीं फैले तो कष्ट साध्य है। और यदि मूत्र तल में बैठ जाए, बॉटम पे जाके स्टिक हो जाए, तो असाध्य जानना चाहिए, ठीक है। तो तेल बिंदु परीक्षा में क्या है कि अगर मूत्र शीघ्र ही फैल जाए तो रोगी साध्य है, अगर नहीं फैले तो कष्ट साध्य है, और अगर बॉटम पे बैठ जाए तो असाध्य है, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखना है हमें, मूत्र में तेल बिंदु की दिशा अनुसार लक्षण कि जो तेल मतलब किस डायरेक्शन में वो बिंदु गई है, ठीक है, जो हमने ड्रॉप डाली है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, उसके अकॉर्डिंग लक्षण देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पूर्व, दक्षिण और उत्तर और पश्चिम में अगर वो गई है ना, तो आरोग्य है, ठीक है। बस इस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन है आरोग्य ही, ठीक है। तो जैसे पूर्व दिशा में है तो रोग उसका शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। पूर्व दिशा में अगर बिंदु गई है तो रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, रोगी शीघ्र ही आरोग्यता को प्राप्त होगा, ठीक है, मतलब आरोग्य मतलब हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर दक्षिण दिशा में गई है तो उसको ज्वर है, लेकिन उसका जो है वो रोग वो क्रमशः नष्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली आरोग्य को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर उत्तर दिशा में गई है तो निश्चित ही आरोग्यता को प्राप्त होगा। अगर पश्चिम दिशा में गई है तो रोगी सुख और आरोग्यता को प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखते हैं, तो इन चारों में तो आरोग्य ही है, ठीक है, इनमें है दिक्कत अगर कोई कोण में गई है तो, ठीक है। अगर ईशान कोण में गई है तो उसकी 1 मास में मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है ना, ये 4 दिशाएं होती हैं, फिर उनके जो ऐसे डायगोनली जाते हैं वो कोण होते हैं, ठीक है। तो इन 4 कोणों की बात हो रही है, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ठीक है। तो ईशान कोण में अगर गई है तो 1 मास में ही मृत्यु हो जाएगी। अगर आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में गई है तो मृत्यु निश्चित है, ठीक है। और अगर वायव्य कोण में गई है तो रोगी को अमृत भी पिलाया जाए तब भी वह जिंदा नहीं रहता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ईशान 1 महीने में मर जाएगा, ठीक है। तो ईशान कोण में गई है तो 1 मास में मृत्यु। और इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि अग्नि में नृत्य करोगे तो मृत्यु निश्चित होगी। आग में कोई नाचेगा तो मरेगा ही ना, ठीक है। तो आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण में मृत्यु निश्चित है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साध्य रोगों में तेल बिंदु की और आकृति, और असाध्य रोगों में, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। अगर तेल बिंदु की आकृति कमल के समान है, हंस के समान है, तालाब के समान है तो रोग साध्य है। अगर हल, कूर्म, मधुमक्खी कुछ भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सा है तो असाध्य है, ठीक है। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या क्या आपको मेन इसमें याद रखना है कि मूत्र परीक्षा से पहले हमें सावधानियां क्या करनी है, कौन से दोष में कौन सा वर्ण होगा और तेल बिंदु में कौन सी दिशा में क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं, मूत्र परीक्षा में निम्न प्रमुख बिंदुओं को देखा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम नाड़ी परीक्षा में देख रहे थे उसका तनाव, उसका वेग, ठीक है। तो वैसे हमें मूत्र परीक्षा में क्या क्या देखना है, प्रवृत्ति या बारंबारता, कितनी बार होता है मूत्र, उसको कितना फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। धार, सहनन, मात्रा, कितनी मात्रा है, रस, गंध, वर्ण, सरक्त, सरक्त मतलब रक्त के साथ, या सपुए, पुए के साथ, शुक्र, शुक्र के साथ, शर्करा, शर्करा के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा मूत्र परीक्षा। अब आगे देखते हैं मल परीक्षा। अब ये जो हमारी आगे की परीक्षा है ये इतनी डिटेल में हमें नहीं पढ़नी है, बस हमें इसमें दोषों के अकॉर्डिंग लक्षण इनके याद रखने हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ उपयोग करना है, क्या क्या हमें चेक करना है वो देखना है, ठीक है। तो अगर वात डोमिनेंस है तो वात के प्रकोप से मल कैसा होगा, गाढ़ा और सूखा, ठीक है। मल परीक्षा में मल देखेंगे हम, तो अगर मल गाढ़ा और सूखा होगा तो वात डोमिनेंस, अगर पीलापन युक्त होगा तो पित्त प्रकोप, अगर श्वेत होगा तो कफ प्रकोप, ठीक है। ऑलमोस्ट यही कलर्स हमारे चलते हैं, ठीक है। श्वेत होगा तो कफ ही होगा, कहीं पे भी, ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह पे श्वेत वर्ण आ रहा है तो कफ होगा, ठीक है। देन अगर त्रिदोष प्रकोपित है तो सबके मिले जुले लक्षण आएंगे, यानी कि काला, टूटा हुआ, पीला, बंधा हुआ या श्वेत वर्ण युक्त, ठीक है। अगर आम दोष है किसी को, आम की कंडीशन है, आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड, तो कफ जैसा मल होगा, ठीक है। उपरोक्त मूत्र परीक्षा के समान ही इस परीक्षा में भी समस्त विधियों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जैसे हम मूत्र परीक्षा में देख रहे थे ना, मात्रा, प्रवृत्ति, सहनन, वर्ण, गंध वगैरह, तो वही सब हमें मल परीक्षा में भी देखना होता है। मल परीक्षा का उपयोग कौन कौन सी व्याधियों में करते हैं, अतिसार में, कामला में, प्रवाहिका में, ग्रहणी दोष में, ऑब्वियसली जो GIT से रिलेटेड है, जलोदर में, विबंध में, विसूचिका आदि रोगों में, ठीक है। अब देखते हैं जीवा परीक्षा, ठीक है। तो अन्नवाह स्रोतस की दृष्टि में, ठीक है, जीवा परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण किसमें है, अन्नवाह स्रोतस की दृष्टि में। अब देखते हैं इसके दोष अनुसार लक्षण। तो वात दोष में कैसे लक्षण होंगे, शीत, स्पर्श,
रूक्ष, फटी हुई, ठीक है। स्पर्श में शीत होगी, रूक्ष होगी और फटी हुई होगी वात दोष के प्रकोप में। पित्त दोष के प्रकोप में कैसी होगी? लाल काली जीवा, ठीक है, रेडिश या ब्लैकिश। कफ दोष में कैसी होगी? श्वेत, वही मैंने आपको बोला श्वेत ही चलेगा ऑलमोस्ट, और अत्यंत पिच्छिल, ठीक है, श्वेत होगी और अत्यंत पिच्छिल होगी। फिर त्रिदोष प्रकोप में सबके मिले जुले लक्षण, कृष्ण, कंटक युक्त या शुष्क जीवा, ठीक है। जीवा परीक्षा का उपयोग कौन कौन सी व्याधियों में करते हैं? आंत्र अवरोध, जीर्ण विबंध, अर्श, ग्रहणी आदि अवस्था में, ठीक है, अन्नवाह स्रोतस की दृष्टि जिनमें होती है, ठीक है। अब देखते हैं शब्द परीक्षा। शब्द मतलब आवाज़ देखेंगे हम रोगी की, ठीक है, जो भी साउंड होती है, ठीक है। तो कफ प्रकोप में स्वर कैसा होगा? गुरु यानी कि हैवी। पित्त प्रकोप में स्वर कैसा होगा? स्फुट, ठीक है। और वात प्रकोप में इन दोनों ही लक्षणों से रहित होगा, ठीक है। शब्द परीक्षा का उपयोग किस किस में करते हैं? अर्दित में, पक्षाघात में, कंपवात में, स्वरभेद में, राज्यक्षमा में, अर्बुद में एवं पांडव, ठीक है। अब देखते हैं स्पर्श परीक्षा, ठीक है, टच करके जो, ठीक है। तो स्पर्श परीक्षा, त्वचा को पंच इंद्रिय का आश्रय माना जाता है। त्वचा को क्या माना जाता है? कि पांचों इंद्रियों का आश्रय है त्वचा, ठीक है। तो उसमें कैसे हम दोष अकॉर्डिंग परीक्षा करते हैं? वात दोष में हम टच करेंगे तो त्वचा कैसी? शीत फील होगी, और वर्ण कैसा होगा? कृष्ण वर्ण, थोड़ी ब्लैकिश हो जाएगी वात दोष में। पित्त दोष में कैसी होगी? उष्ण होगी और पीत वर्ण की होगी। कफ दोष में कैसी होगी? आर्द्र, थोड़ी सी वेट फील होगी और श्वेत वर्ण की होगी, ठीक है। अब स्पर्श परीक्षा का उपयोग हम किस किस में करते हैं? कामला में, पांडु में, कुष्ठ में, रक्त विकार में, कृमि रोग में, ज्वर में, वृक विकार में। 3-4 कोई भी एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, ठीक है। यकृत विकार में, फिरंग में, वातरक में, मधुमेह में, जो कॉमन है जैसे कामला, पांडु, कुष्ठ, कृमि, ज्वर, ठीक है। इतना भी आप याद रख लोगे तो बहुत है, ठीक है। अब देखते हैं नेत्र परीक्षा, ठीक है। नेत्रों की परीक्षा कैसे करते हैं? अगर वात रोग से कुपित है तो नेत्र कैसे होंगे? रूक्ष, धूम्रवर्ण, विकराल, चंचल, जलते हुए नेत्र, ठीक है। रूक्ष होंगे, धूम्रवर्ण के होंगे, वही थोड़ा ग्रेइश, ठीक है। अगर पित्त से कुपित है तो दीप की ज्योति देखने में असमर्थ होंगे और जलते हुए पीले नेत्र, ठीक है, ऐसा लगेगा जलते हुए, मतलब एकदम येलोइश से, ठीक है। अगर कफ रोग से कुपित है तो जलपूर्ण, मतलब ऐसा लगेगा कि पानी से भरे हुए हैं, ज्योतिहीन, स्निग्धता युक्त नेत्र होंगे कफ रोग में, ठीक है। और त्रिदोषज में कैसे होंगे? श्याम वर्ण युक्त, फटे हुए, तंद्रा व मोह युक्त, विकराल, लाल वर्ण के नेत्र, ठीक है। फिर नेत्र परीक्षा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? रक्तचाप में, अवसाद में, पांडु, कामला, मधुमेह, वृक विकार आदि में, ठीक है। पांडु कामला तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। देन आकृति परीक्षा। अब आकृति में क्या है? इस परीक्षा के अंतर्गत रोगी के स्थूल भावों की परीक्षा की जाती है, ठीक है, फिजिकली हम जो देख के बताएं, ठीक है। जैसे कि क्या? रोगी का वर्ण, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन, उसकी छाया, सार, सहनन, ठीक है, प्रमाण आदि की परीक्षा आकृति परीक्षा दर्शन के द्वारा की जाती है। ऑब्वियसली देख के हम बताते हैं आकृति परीक्षा में। किस किस में होता है आकृति परीक्षा का उपयोग? तमकश्वास, मधुमेह, कृष्ठस्थौल्यता। कृष्ठस्थौल्यता ऑब्वियस सी बात है, हमें देख के पता चल जाएगा ना कि पतला है या मोटा है ना। अति ह्रस्व, अति दीर्घ, छोटी हाइट है, बहुत ज़्यादा हाइट है। अवटु ग्रंथि, ठीक है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के रोगों में, हृदय के रोगों में, अर्श में और अवसाद में आकृति परीक्षा होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अष्टविध परीक्षा कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।